पिछले 5 दिन से इस चेहरे पे ऐसी खुशी का वेट कर रहा था, क्योंकि जो अपना पार्टनर है, अपनी मोटरसाइकिल, वो अपने साथ नहीं है पिछले 5 दिन से। और बिल्कुल इतना सब कुछ खाली खाली सा लग रहा है, मिसिंग सा लग रहा है ना, कि मैं आपको क्या बताऊँ। सबसे पहले आपको पता ही है कि मेरी एक इंटरनेशनल राइड चल रही है, और इंटरनेशनल राइड अपनी मोटरसाइकिल के बिना क्या ही होती है। पिछले 5 दिन से हमारी बाइक कस्टम्स में फंसी हुई है, क्योंकि यहाँ पर नेशनल डे था यूएई का, और 5 दिन के लिए सब कुछ बंद था। तो हमारी मोटरसाइकिल कस्टम्स में ही फंस गई, क्योंकि गवर्नमेंट छुट्टी है तो कुछ हो नहीं सकता था। लेकिन अभी आप देख रहे हो मेरे हाथ में है मेरा हेलमेट, मैंने बैकपैक पहना हुआ है, और अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ कस्टम्स ऑफिस अपनी बाइक को रिलीज़ करवाने के लिए। तो अभी हम थोड़ी देर पहले यहाँ से अपने जो एजेंट हैं उनके पास गए थे। सारे अपने डॉक्यूमेंटेशन जो भी काम है वो सारा हमने करवा लिया है खुद। और अब 2 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन ये है कि या तो हम एक एजेंट और हायर कर लें, और वो सारे कस्टम्स के हमारे काम करेगा, जिसके चार्जेस हैं लगभग 300 दिरहम। दोनों बाइक्स रिलीज़ वो करवाएगा, हमें कुछ नहीं करना, खाली 300 दिरहम देना है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग खुद अपनी बाइक्स को रिलीज़ करवा लें, जिसके चार्जेस कुछ भी नहीं है ऑब्वियसली, और थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी, इधर उधर भागना पड़ेगा, लेकिन आज का दिन हमारे पास पूरा है तो हम ये काम खुद कर लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-1.5 घंटा 2 घंटे में हमें हमारी बाइक मिल जानी चाहिए। जो हमारा यहाँ का एजेंट है, जिन्होंने यहाँ पर इंपोर्ट करी है बाइक, तो उसके चार्जेस जो उसने लिए हैं 500 दिरहम लिए हैं, रफली $135, इंडियन करेंसी लगभग 12,000 रुपये। तो सबसे पहले पोर्ट पे चलते हैं, जो कि है शारजाह पोर्ट। वहाँ से अपनी बाइक रिलीज़ करवाते हैं और दोबारा से यार मोटरसाइकिल पे आते हैं, और जो अपनी जर्नी है ना 24 कंट्रीज़ की, वो दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। अभी हम आ चुके हैं शारजाह कस्टम्स ऑफिस के अंदर। तो हमें यही बताया गया था, पहले आपको कस्टम ऑफिस में जाना है, पास बनवाना है, पास के बाद गेट में जाना है, गेट के बाद फिर आपको कुछ चार्जेस पे करने हैं, उसके बाद आपको अंदर एक और एंट्री मिलेगी, वहाँ से आपको कस्टम क्लियर करवा के अगर कोई फ़ीस होगी वो फ़ीस पे करनी है, और उसके बाद आपको आपकी बाइक रिलीज़ होगी। कैमरा ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस है। तो हमारा जो काम है, मुझे लगता है कि जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे जिसने इम्पोर्ट की थी बाइक, वहाँ पर हमारा हार्डली 15 मिनट लगे, उसने हमें एक डॉक्यूमेंट दे दिया हमारा। उसके बाद यहाँ पर आए हम कस्टम ऑफिस में, उन्होंने हमें दूसरे ऑफिस भेजा और उन्होंने बोला कि गेट पास बनवा लो, जिसके हमने चार्जेस दिए हैं 10 दिरहम। हमारा गेट पास भी बन चुका है। अब हम जा रहे हैं यार्ड नंबर 6 में, और वहाँ के अंदर जाने के बाद कस्टम ऑफिस में वहाँ पर हमारी बाइक्स खड़ी होंगी, और कस्टम के भी कुछ चार्जेस जो होंगे वो मैं बता दूँगा आपको। और हमारी बाइक वहाँ पर मुझे लगता है कि इंस्पेक्शन करने के बाद जल्दी वो रिलीज़ कर देंगे, आई होप, क्योंकि यहाँ का प्रोसेस जो है मुझे अच्छा लग रहा है और इजी लग रहा है कंपैरेटिव टू अगर आप किसी और ऑफिस में जाते हो, क्योंकि यहाँ पर ना लैंग्वेज बैरियर नहीं है। यहाँ पर उर्दू, हिंदी, इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में बात करोगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा उसी लैंग्वेज में। ईरान में ये हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि लैंग्वेज बैरियर था, वहाँ पर आप बात नहीं कर सकते, फॉर्म खुद नहीं भर सकते, आपको एक एजेंट चाहिए होता। तो जहाँ लैंग्वेज सिमिलर होना, वहाँ काम आसानी से किया जा सकता है। La Macédonie, la Bosnie, la Géorgie, ça c'est tous ces pays, l'Autriche, c'est tous ces pays-là qu'ils ont eu à visiter. Vraiment c'est adorable, adorable, j'adore। सो एक्चुअली ये भी आए हुए हैं, और ये अपनी गाड़ी कारवान लेके आए हैं, तो बहुत हमारी बाइक देख के बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। तो फाइनली 5 दिन के बाद चार्ली को देख रहा हूँ, और इतना अच्छा, लिटरली इतना अच्छा लग रहा है अभी इस समय बाइक को देखकर। बहुत मिस किया, राइड करना बहुत मिस किया। और सबसे पहले तो यार एक्चुअली बता रहा हूँ, इस राइड में चार्ली के बिना मैं बोर हो गया, सच बता रहा हूँ। 5 दिन मैंने जैसे तैसे काट दिए, बट फाइनली बाइक मिल चुकी है। हमारे साथ अभी कस्टम ऑफिसर हैं, तो हमारी बाइक को इंस्पेक्ट करेंगे और उसके बाद ये रिलीज़ करेंगे सारे डॉक्यूमेंटेशंस करके। तो अपने सारे डॉक्यूमेंटेशंस के काम है वो यहाँ पर हो चुके हैं। बाइक यहीं पर ही खड़ी है, हमें कम से कम यहाँ पर 2-2.5 घंटे या 3 घंटे हो चुके हैं सारा पेपर वर्क करते वक्त। बाकी अभी जो बाइक है ना, यहाँ पर पूरी स्कैन होगी, एक पूरी अंदर मशीन में जाएगी, और इसके अंदर चेकिंग होगी कि इसके अंदर सब कुछ लीगल सामान है और कोई इलीगल सामान तो नहीं है। तो बस चाबी मेरे हाथ में आ चुकी है, अभी स्कैन के लिए लेके चलते हैं बाइक को, और फिर चार्ली को बाहर निकालते हैं। सो अभी कुछ देर के लिए हमें हमारी बाइक मिल चुकी है, और इतनी देर के लिए मिली है कि हम खाली पोर्ट एरिया में ही बाइक इधर से उधर कर सकते हैं। बेसिकली हमें इसलिए बाइक मिली है क्योंकि अभी हमारी बाइक की होगी स्कैनिंग, कि इसके अंदर जो भी सारा सामान है वो सारा लीगल है। तो ये स्कैनिंग एरिया है, हमारे डॉक्यूमेंटेशन सारा हो चुका है, सब प्रोसेस हो गया, सिर्फ अब स्कैनिंग रह गई है।
और स्कैनिंग के बाद स्टैंप लगेगी और फिर हमें हमारी बाइक दे दी जाएगी। तो यहाँ पर हम सुबह लगभग पहुँचे थे 11 बजे के आसपास और अभी टाइम हो रहा है 4:15। तो मतलब हमारा 5 घंटे में सारा काम निपट गया, जितना भी हमारा काम था। सच बताऊं तो बहुत अच्छा लग रहा है बाइक को इतने दिनों बाद चलाकर, इतना अच्छा फील हो रहा है। लेकिन इतनी ज़्यादा हैवी लग रही है बाइक, क्योंकि 70-75 डेज जब बाइक चलाई ना तो बिल्कुल हमें हैबिट हो गया था बाइक को हैंडल करने के लिए। और अभी बाइक को मैं चला रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत भारी कोई चीज़ है जो मैं अभी चला रहा हूँ। लेकिन हैबिचुअल होने की बात है, अभी जब तक मैं होटल में पहुँचूँगा तब तक दोबारा हैबिचुअल हो जाऊँगा और ओके। अच्छा, अभी इसके बाद ये चेसी नंबर भी चेक कर रहे हैं कि चेसी नंबर क्या है। तो ये डॉक्यूमेंट हमारे पास रहेंगे और ये पिंक वाला जो पेपर है ये ले लेंगे चेसी नंबर चेक करके। हाँ जी, पूरा वर्ल्ड टूर कहाँ जा रहे हैं? यूरोप घूम के आए अभी और अभी पूरा मिडल ईस्ट घूम रहे हैं, पूरा कितना बड़ा यार पोपट हो गया मेरा। मैं वापस पोर्ट पे आया हूँ और पोर्ट में आने का मेन रीज़न ये है कि मैं अपना कारनेट जो है वो यहीं पर ही भूल गया था। सारे डॉक्यूमेंट्स बैग में आगे पीछे करते करते ना मैं अपने डॉक्यूमेंट जो है वो एक ऑफिस में भूल के आ गया। तो कारनेट के बिना ना बाइक नेक्स्ट कंट्री में जा सकती है और कारनेट के बिना इंडिया में भी नहीं जा सकती। ये तो चलो नेक्स्ट कंट्री तो छोड़ो, नहीं गया यार, कारनेट गया तो गया। मैं इंडिया भी अपनी बाइक नहीं भेज सकता विदाउट कारनेट, तो इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता। लेकिन मुझे पता था कि मैं कौन से ऑफिस में भूल के आया हूँ और यहाँ पर सेफ़ होता है, इतना तो मुझे पता था कि पेपर कहीं नहीं जाने वाले। तो उन्होंने कॉर्नर पे ही एक जगह पे रखे हुए थे पेपर्स, तो पेपर उठा लिए और अपना काम सारा हो चुका है। तो बस अब यहाँ से बाइक की सर्विस करवाने चलते हैं सबसे पहले और उसके बाद। सो ये है रात का नज़ारा दुबई का। अभी तो यकीन मानो ये बहुत छोटी छोटी बिल्डिंग्स है, आपको आई होप प्रॉपरली दिख रहा होगा। वैसे तो गोप्रो इतनी लाइट कैप्चर नहीं कर पाएगा, फिर भी जब इतनी सारी लाइटिंग है तो हो सकता है आपको पता लग रहा हो। ये जो है ना सामने, इसको देखने में ऐसा लग रहा है कोई ड्रीम सिटी होती है ना, ड्रीम सिटी, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब फ्यूचर सिटी होती है। तो कुछ भी नहीं है, जो एक्चुअल दुबई है वो तो उसका तो ये 0.01% भी नहीं है। जो दुबई है रियलिटी में, जो दिखता है दुबई रात के समय, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और यूनिक बिल्डिंग, लेकिन अभी भी नज़ारा जो है वो बहुत खूबसूरत है। एंड आई होप मैं दुबई दोबारा चक्कर लगाऊं। और दुबई में तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप एक्सप्लोर करते करते भी थक जाओगे। बस एक ही बात है कि आपकी जेब में पैसे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको कोई इनकेस कुछ मॉन्यूमेंट देखना है या फिर आपको कुछ इनकी बिल्डिंग्स देखनी है, जैसे बुर्ज खलीफा देखना है या फिर फ्यूचर म्यूज़ियम देखना है या फिर इनका ओल्ड दुबई और न्यू दुबई, एक कॉन्सेप्ट है जो पूरा एक ऐसे मिरर शेप में बना हुआ है, तो वहाँ पर अगर जाना है आपको, या फिर ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर फेरीज चलती हैं, यहाँ पर यॉट्स चलते हैं, तो अगर वो सब आप इंजॉय करना चाहते हो देन यू हैव टू पे। उस सब को इंजॉय करने के लिए पैसा पे करना पड़ेगा यहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर पैसे पे नहीं करने तब भी आप यहाँ पर बहुत अच्छा इंजॉय कर सकते हो। दुबई एक ऐसी जगह है जो कभी सोती नहीं है। मुझे लगा था कि खाली मुंबई या फिर न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया या फिर लॉस एंजलिस, ये सिटीज़ हैं जो कभी सोती नहीं है, लेकिन अब पता लगता है कि नहीं भाई, आई वॉज रॉन्ग। दुबई भी एक ऐसी जगह है जो कभी सोती नहीं है। आप रात को 3-4 बजे भी घूम रहे होगे तब भी आपको यहाँ पर हलचल दिखेगी पूरी मार्केट में। और अभी मैं जिस टाइम पे यहाँ पर हूँ तो ये टाइम जो है ये है इनका पीक सीज़न। यहाँ पर अभी इनका नेशनल डे भी सेलिब्रेट हुआ है कल परसों, उससे एक दिन पहले, तो इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर। ये है दुबई। जिन लोगों ने नहीं देखा तो आज मेरे मोटो व्लॉग के थ्रू आप दुबई देख लो। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। और काफ़ी लोग प्लान करते हैं कि जाएं ना जाएं, जाएं कैसे जाना है। बहुत इजी प्रोसेस है, वीज़ा अप्लाई करो, ई वीज़ा ऑनलाइन आराम से मिल जाता है। 7,000 7,500 रुपये का वीज़ा है। अपनी फ़्लाइट टिकट बुक करो आने जाने की और बस आ जाओ। कोई इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे आप लोग अगर दिल्ली में रहते हो, मुंबई जाना है तो वैसा ही प्रोसेस है, बस आपको इसमें ई वीज़ा लेना है।
और उसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं लगेगा आपको यहाँ पर आके कि आप बहुत बड़ी एक फ़ॉरेन ऐसी कंट्री में आ गए हो जहाँ पर आप पता नहीं कैसे सर्वाइव करोगे या फिर बहुत महंगा तो नहीं है। नहीं, यहाँ पर आप आओगे तो आपको 70 to 80% इंडियंस मिलेंगे और आपको दूसरी इंग्लिश, बेसिकली इंग्लिश बोलने की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आपको हिंदी में ही आपका काम होगा। तो कहीं बड़े बुज़ुर्ग देख रहे हैं, उनको लगता है कि यार इंग्लिश बोलना पड़ेगा तो कैसे हमारा काम चलेगा, तो नहीं, ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आपका हिंदी में ही काम होगा, आपको दूसरी लैंग्वेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लान कर रहे हो अगर दुबई, तो यस, इधर आना बनता है दुबई में बॉस। यहाँ की चमक धमक अलग है, यहाँ का सब कुछ बहुत डिफरेंट है। सच में आई एम इन लव विद दुबई। अगर कभी दोबारा मेरा होगा प्लान, मोटरसाइकिल से तो नहीं कह रहा मैं, अपनी ऐसे ही कभी भी मन कर गया कि चलो यार थोड़ा घूमने फिरने चलते हैं, थोड़ा फ्रेश करते हैं अपना माइंड, तो दुबई एक जगह है जहाँ पर मैं डेफिनेटली आना चाहूँगा। तो मैं तो अभी काफ़ी दिनों से एक बात ज़रूर बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन विज़न नहीं है देशों के अंदर अलग अलग। अगर दुबई कर सकता है और लेबर वही है, लोग वही हैं, तो बाकी दूसरी कंट्रीज़ क्यों नहीं कर सकती? कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। सिर्फ एक विज़न होना चाहिए जो यहाँ के प्रिंस, यहाँ के मिनिस्टर्स के अंदर विज़न में है कि उनको दुबई कैसा बनाना है आने वाले और 15, 20, 25 सालों में। अब वो बिल्डिंग एक सिंपल खड़ी है, उसके बीच में पूरी लाइटिंग कर दी। कुछ ना कुछ यूनिक ज़रूर करना है इन लोगों ने, कुछ ना कुछ यूनिक ज़रूर करना है। सो हम लोग आ चुके हैं अपने दिलावर भाई के साथ। इनको आपने ऑलरेडी पहले मेरे व्लॉग में देखा हुआ है। एक्चुअली ये इन्हीं का ही पूरा वर्कशॉप है जहाँ पर हर तरीके की बाइक का काम होता है, कोई भी तरीके। आपका शॉप का क्या नाम है? कशान अहमद आजम हमारे गैरेज का है। तो ये इनकी शॉप का नाम है काशन अहमद आजम। और ये क्या लोकेशन में पड़ता है? कोई ये बेसिकली डेरा, दुबई डेरा। दुबई डेरा। तो ये नंबर अभी एक्टिव है ना जो लिखे हुए हैं? ये जितने भी नंबर लिखे हैं, एक मेरा एक भाई का, दोनों एक्टिव है। तो यहाँ पर आपकी सारी बाइक का काम हो जाएगा। आप कोई भी बाइक लाओगे आपकी बाइक का काम हो जाएगा। और यहाँ पर अपनी बाइक लग चुकी है पूरा काम होने के लिए। और लगभग अभी जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है ना अपनी बाइक में, जो चेन स्प्रॉकेट है, ये अभी चेन स्प्रॉकेट मेरा चेंज होगा। ये चेन स्प्रॉकेट मैं अपने साथ लेके आया था इंडिया से। और इसमें फ्रंट और रियर का, भैया लाइफ नहीं बची इसका, ख़त्म हो गया चेन स्प्रॉकेट। तो लगभग अगर चेन स्प्रॉकेट की बात बोलूँ तो 18,000 किलोमीटर्स ये चेन स्प्रॉकेट चला है मेरा। और ये रोल ऑन का चेन स्प्रॉकेट है। और अभी मेरे पास एक और है, तो अब मुझे दोबारा चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मेरा फिर 18 से 20 हज़ार किलोमीटर चल जाएगा। बाकी और कहाँ गया मेरा वो सामान? चेन किधर है? इसका चेन नहीं है। ये रहा ना, ये रहा। चेन नहीं है इसके अंदर। भैया ने मुझे डरा दिया, कह रहे कि चेन तो है नहीं, खाली स्प्रॉकेट है। फिर फटाफट ढूंढी तो चेन लकीली उसी में ही थी, बहुत हैवी है। तो ये अपनी रोल ऑन की चेन है। बाकी मेरा ब्रेक पैड कहाँ है? ओके, तो अभी ये बता रहे हैं कि फ्रंट के मेरे ब्रेक पैड्स अभी भी लाइव हैं, उनकी अभी चल जाएंगे। पर रेयर के मैं चेंज करवाता हूँ हमेशा 4-5 हज़ार किलोमीटर में चलाता हूँ। और ये जो है ये रेयर के आर लिखा हुआ है ना, तो ये रेयर के हैं। तो इसको मैं अभी चलाऊँगा अपने लगभग जो आगे 7-8 हज़ार किलोमीटर बाइक चल रही हैं। तो इस वाले स्प्रॉकेट से अपने, सॉरी, ये वाले ब्रेक पैड से अपना काम हो जाएगा। एक मिनट दिखाना भैया। तो ये है अपना चेन स्प्रॉकेट जो रोल ऑन का है। ये लो भैया जी। चलो पहले ये काम हो जाए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने यहीं का ना एक लोकल इंजन ऑयल लिया है। और कहाँ पर है? तो ये यहाँ का लोकल इंजन ऑयल है। हमें जो इंजन ऑयल चाहिए ना, या तो हमें जो अलग अलग ब्रांड्स के जो इंडिया में चलते हैं वो हमने वो ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर इनके आसपास नहीं मिला हमें। लेकिन ढूंढते तो मिल जाता, लेकिन हमारे पास ना इतना टाइम है ना कुछ है। लेकिन इनके रिकमेंडेशन से, क्योंकि ये तो डालते रहते हैं, तो बता रहे हैं कि ये इंजन ऑयल आराम से आपका 8-9 हज़ार किलोमीटर चल जाएगा। तो अभी मौसम भी ठीक है, हमने बहुत तेज़ बाइक चलानी भी नहीं होती। तो अगर ये 6-7 हज़ार किलोमीटर भी चल गया ना, और टॉपअप भी हम करते रहेंगे रेगुलरली, तो हमारा काम हो जाएगा। बाकी यही अपना काम है अपनी बाइक की सर्विस में। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी बाइक में कुछ भी नहीं होना है। बस वॉश होगी तो मुझे लगता है बाइक बिल्कुल चमक जाएगी।
रिलेशंस तो मैंने इस राइड पे बहुत बनाए हैं, बहुत दोस्त मिले हैं, बहुत लोगों के साथ नंबर शेयर हुए हैं और फ्यूचर में भी उनसे बहुत अच्छी तरह से मिलना जुलना होगा। ये भाई साहब और इनके बड़े भाई साहब, इनके साथ जो रिलेशन बनाना मैं शायद अपने लाइफ टाइम कभी भी इनको नहीं भूल सकता। उसका मेन रीज़न ये है कि तबिलिसी जॉर्जिया में भी हम लोग ऐसे थे जैसे हम पता नहीं पहली बार नहीं मिले, हम कितनी बार मिल चुके हैं। दुबई में सबसे ज़्यादा जब हमें प्रॉब्लम आई थी फर्स्ट डे, तो हमारे भाई साहब ही हमें रेस्क्यू करके बचा के लेके गए थे और होटल में सब कुछ। उसके बाद अब हमें यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो ये था कि बाइक की सर्विस कैसे होगी, लेकिन बाइक की सर्विस का भी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो इन्होंने ही यहीं पर ही हमारा सॉल्व कर दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे जॉर्जिया भी और इधर भी मिलके। मैं सच में बोल रहा हूँ, इट्स नॉट बिकॉज कि मैं कैमरे के लिए बोल रहा हूँ। मैं पहले बोलूँगा आपको कि मैं एक्चुअली बहुत ऑनर हूँ यार, सच बता रहा हूँ कि मुझे आप जैसा दोस्त मिला। मतलब मुझे अब इतना पता लग चुका है कि अगर मैं दुबई आया और मुझे वैसे तो इसके लिए नहीं, इन केस मुझे पता है कि कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़े ना, ही विल बी द फर्स्ट पर्सन जिसको मैं सबसे पहले कॉल करने वाला हूँ कि भाई मैं फंस गया। मतलब कहते हैं ना दोस्ती में फंसने वक्त ही सबसे पहले फ़ोन करो तो पता लग जाता है, तो वो एक्चुअली टेस्टेड हो चुका है। तो यार थैंक यू सो वेरी मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच। बात रहे, जब भी मुश्किल हो याद करें। नहीं मुश्किल के ज़रूरी नहीं है वक्त याद करें, वैसे भी याद करेंगे आपको, है ना। तो बात रहे कुछ इंडिया के लिए भी अगर मैसेज बोलना यार, चाहिए इंडिया के लोग बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे हैं। इधर दुबई में मेरे पाकिस्तानी भी दोस्त हैं मगर इंडिया बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, तो खुश रहें, बात रहें। तो अभी सीन ऐसा है कि अपनी जो बाइक्स है ना यहाँ पर ही खड़ी हैं, तो अपनी बाइक्स आज के दिन हम यहीं पर ही इनके गैरेज में ही छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो हॉस्टल है वहाँ पर पार्किंग फैसिलिटी नहीं है। या तो हम अपनी बाइक पार्किंग में लगा सकते हैं और ये सारा लगेज अपना हॉस्टल में रखना इतना ईजी नहीं है, तो या रोड पे लगा सकते हैं। रोड पे पार्किंग है पर वो रिस्क हो जाएगा, इन केस कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो यहाँ पर 2 मिनट नहीं लगाते और बाइक आपकी उठा के ले जाएंगे और ये राइड प्रॉब्लम में आ सकती है। तो हमने डिसाइड किया कि इनका ये इतना बड़ा गैरेज है यहाँ पर, तो अपनी बाइक्स यहीं पर ही फुली लोडेड छोड़ के जा रहे हैं। कल हम लगभग 8 बजे यहाँ मॉर्निंग में आएंगे और अपनी बाइक्स और अपने राइडिंग गियर्स जो भी हैं यहीं पर ही पहनेंगे और यहाँ से अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल जाएंगे। अभी के लिए जो था ये सारा अपडेट था। आई होप जो मैंने आज आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करी है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी किसी रीज़न से अगर आज का ब्लॉग पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इसी के साथ अब मैं मिलता हूँ आपसे इस सीरीज़ के नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ, दिस इज़ मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ।